मित्रों नमस्कार, डॉक्टर किशोर सिन्हा की तरफ से। बहुत दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात करने का अवसर मिला है। साक्षी शब्द का मंच काफ़ी पुराना है, आप सब जानते हैं और आप जो भी मित्र इससे जुड़े रहे हैं, उन्हें पता है कि अलग-अलग विषयों के जो दूर-दराज के क्षेत्रों में, चाहे भारत में हो, चाहे विदेश में हो, रहने वाले जो भी लोग हैं, उन्हें हम अपने इस मंच पर आमंत्रित करते रहे हैं और हर विधा के जानी-मानी हस्तियाँ इस मंच पर उपस्थित होती रही हैं, शामिल होती रही हैं और आप सब लोग हमारी हौसला अफ़ज़ाई करते रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है और इसमें हम बीच-बीच में व्यवधान आए, काफ़ी आए और व्यवधानों के बाद भी साक्षियाँ शब्द मंच हमेशा जागृत रहा और आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहा। तो कई हमारे विद्वान इस मंच पर पहले भी आ चुके हैं, इस मंच को सुशोभित कर चुके हैं, हमें गौरवान्वित कर चुके हैं और ऐसे ही एक विद्वत जन से आज हम साक्षात्कार आपका करवाएँगे। लेकिन उसके पहले साक्षी हैं शब्द के बारे में ये एक क्लिप आपके सामने प्रस्तुत है। साक्षी है शब्द। इसमें आंसू हैं। नीलाभ इंडिविजुअली एक ऐसा व्यक्ति रहा है जीवन में, भले ही बहुत कम मियाद साथ गुजारी हो, लेकिन वो इतना समृद्ध कर गए हैं। इसमें हंसी है। आप जितना ही अपने आप में एकाग्र होंगे, आपके अंदर की शक्ति आपको रास्ता दिखता है कि आपको किधर जाना है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। इसमें रंगों का स्पर्श है। इसमें सुरों की धड़कन है। दिलों की बात कहता है, साक्षी है शब्द। छप छप, अनि अनि, खर खर, हांगर हांगर, टिप टिप, हुजुब हुजुब, निदो इसी। विशिष्ट लोगों की शब्द गाथा, साक्षी है शब्द। एक तो मुझे न्यूज का शौक है और दूसरा मुझे रेडियो कमेंट्री का शौक है। आपके साथ रहता, दिलों में धड़कता, साक्षी है शब्द। साक्षी है शब्द। मित्रों आज पटना में बारिश हो रही है, अभी बारिश शुरू हुई है कुछ देर पहले और बारिश का मौसम है तो बारिश होना भी चाहिए क्योंकि प्रकृति का जो भी लक्ष्य और समय निर्धारित है, उसे उसे पूरा करना होता है। लेकिन हम सभी को चाहिए कि प्रकृति का साथ दें और प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर चलें। हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने बहुत कुछ इसके बारे में अपनी शोध, अपनी गणनाएँ की हैं और उसके आधार पे बहुत सारे हमें ऐसे उपाय बताए हैं, ऐसी परिभाषाएँ दी हैं जिस पर हम चलकर, जिसे आज़मा कर हम अपने को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। योग एक ऐसी ही क्रिया है जो वैदिक काल से हमारी प्राचीन धरोहर की तरह ये कला रही है और भारत से लेकर अब विदेशों में भी योग का काफ़ी प्रचार-प्रसार हो रहा है और इस प्रचार-प्रसार में हमारे बहुत सारे ऐसे विद्वान योग गुरु हैं, जिनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने देश से लेकर विदेश तक इस योग को लोकप्रिय बनाने में और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में, ऊँचा उठाने में, उन्हें सकारात्मक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। ऐसे ही एक योग गुरु इस मंच पर पहले भी आ चुके हैं और इस मंच से हम गौरवान्वित हो चुके हैं उनके आने से।
आज भी हम उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। रहने वाले पुणे के हैं डॉक्टर नील कुलकर्णी, आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं थाईलैंड से। तो कुलकर्णी साहब, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। नमस्ते। एक बार फिर आप हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब भी आते हैं तो एक ऐसे ही बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप में आ जाती है, समा जाती है, लगता है कि तन-मन प्रसन्न हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। आप अभी थाईलैंड में हैं, कैसा है थाईलैंड का मौसम? थाईलैंड में हमेशा बारिश होते रहती है, बट अभी बारिश कम कम हो रही है, बट टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्रीज 24 to 30 डिग्रीज है सेंटीग्रेड में। और मैं जहाँ रहता हूँ उसका वो सिटी का नाम है पाई, PAI। अच्छा। और वो पूरा ग्रीन है सर, पूरा सिटी ग्रीन है, टोटली ग्रीन। ओके। और वो जैसे हिल स्टेशन जैसे ऊपर है, तो बहुत अच्छा सा इधर, बहुत अच्छा। और लोग का संख्या भी बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली पुणे से 10% है। तो अच्छा। बहुत अच्छा इधर, एकदम पीसफुल है। तो कुलकर्णी साहब, आप अभी लगता है कि 1 हफ्ते से आप हैं, जहाँ तक मुझे पता है, थाईलैंड में। और हाँ। आप अपने योग के कार्यों से, अनुभवों से आप देश विदेश में जाते रहते हैं और लोगों को सफल और सुखी बनाते रहते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। तो थाईलैंड में हम जाएँ और आपसे अन्य बातें करें। कुछ मित्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कुछ प्रश्न और कुछ जिज्ञासाएँ उनकी होंगी, जो वो चाहेंगे आपके समक्ष रखना, तो हम चाहेंगे कि उनका भी समाधान कुछ करें। तो वैसे तो योग के बारे में जहाँ तक शास्त्रों का सवाल है, तो बहुत सारी पुस्तकें, ग्रंथ ये हमारे पास उपलब्ध हैं, क्योंकि ये भारत की ही सारी शिक्षा है, सारा ज्ञान है जो विदेशों तक गया। तो इसके पहले भी बहुत सारे उपनिषदों में, योग वशिष्ठ में, भागवत गीता में और खास तौर से पतंजलि के योग सूत्र में भी बहुत सारी योग के प्रकल्प बताए गए हैं और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है। हालाँकि वो आम जन तक पहुँचा नहीं है, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। लेकिन आपने जो अधियोग पुस्तक की रचना की, जो अंग्रेजी में मूल पुस्तक है और उसके कई भाषाओं में उसके अनुवाद हैं, और अभी-अभी आपने उसका हिंदी का अनुवाद किया है और जिस पर बात करने के लिए हम खास तौर से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये जो आपका अधियोग ग्रंथ है, वो बाकी जो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन गुरुओं ने और ग्रंथकारों ने जो कुछ रचा, उससे कितना अलग है ये? अच्छा, so I will talk in English. Is it okay? यस, यस। All right, because some of my जी। students are there. See, हाँ, what you have to understand is all the ancient yoga texts, they are written in Sanskrit language. And not only Sanskrit language, but they are written in a Sanskrit language which is different from the colloquial language. For example, in the ancient Patanjali's Yoga Sutras, the word prakasha doesn't mean light. Prakasha in the Patanjali Sutras means sattva guna, which is serenity in English, simple English language. Serenity means the behavior of a person or character or attitude. Now, the current ordinary dictionary of Sanskrit to whatever language cannot be used to translate those texts. So anyway, the ancient texts, they are in a Sanskrit language which is extremely remote for common people. Only very, very deep scholars can understand it. In fact, I will tell you that even 80 to 90% of scholars, including the ones who are teaching that topic in the universities, they do not know that Sanskrit language, because I know it. I have met most of them, and there are very few people who really understand those ancient texts. So that is the first problem. The second thing is that when those texts were written, there was a purpose of writing those texts. It was not like how we write text today, that we write a novel or some kind of book and then
we get publicity or we make copyright or something like that. When those texts were written, they had an extremely serious and divine purpose. Means, to tell you the truth, they will not like to write that text. They wrote that text only because of compassion towards the people. So this is the second problem, that nowadays when we write the text, it is a purpose is different from the last time. So those texts had a purpose of mainly spiritual purpose was there. For example, the ultimate purpose is to get moksha. Whereas if you look at the today's yoga practice became popular for health and fitness, and the people who became world famous teachers, they didn't know Sanskrit language, neither they had studied anything about spirituality. They directly went into health and fitness, and the yoga became popular. Now what is happening is that what they are teaching today in the health and fitness, it may be very good for people, health and fitness, but it is not relating to the ancient texts at all. So they do not know the relation between the ancient text and what is being taught today. Also, there is a misunderstanding of many terms, or there is a misunderstanding that what we are practicing today is the yoga, and it is traditional because the teacher who is teaching is applying this kind of mark, on their forehead. So they think the teacher is very looking like a very ancient or traditional type of teacher, and therefore whatever they are teaching is traditional. Not like that. You have to understand that. So what I did was, I am actually extremely lucky that I did not have to work very hard. My father was a very great yogi, and I, because of my luck, I was able to get the Sanskrit and philosophy and all that background from my age of 5. Also, I was very good in school, so I was able to go to engineering college, and also I worked in United States for 28 years, and also worked in New Zealand. So I got a background of scientific studies as well as the ancient studies using Sanskrit language. So what I did was, when I started professionally teaching, first I practiced. I will tell you, I practiced honestly for 2 hours a day for 20 years without a single day break. Oh. Okay, and after that I started teaching because I had no job. So I was forced to teach professionally. And after I started teaching professionally, again I restudied everything what I taught for next 25 years. And that I studied probably 4 to 5 hours a day like this for 25 years. So I had already taught for 45 years before I wrote that text called Adi Yoga. Okay. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ. हमारे कुछ मित्र हैं जो जिन्होंने मैसेज ये किया है कि थोड़ा बाइलिंगुअल इसको कर दें, लगातार इंग्लिश या लगातार हिंदी नहीं, दोनों बाइलिंगुअल हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा. तो ये लोगों का अनुरोध है आपसे. जी. मैं तो हिंदी बोलना चाहता हूँ, बट मेरे कुछ आप बोलिए. हाँ, बोलिए आप हिंदी ट्राई करता हूँ. तो क्या हुआ कि मैं जब सिखाने लगा, तब मेरे को ये पता चला कि समाज में जो योग की शिक्षा दे रहे हैं, उसमें वो कहते तो प्राचीन है, बट वो प्राचीन वाला सिखा नहीं रहे हैं. क्योंकि प्राचीन वाला जो होता है उसमें एक वातावरण का जरूरत होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हठ योग है, तो हठ योग की आप पुस्तक देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हठ योग सीखने के लिए आपको ये जो थाईलैंड का वातावरण है ना, उसमें जाना है आपको. अच्छा. तो घर वर सब छोड़ के जंगल में जाना है, और उधर एकदम एक्सपीरियंस टीचर होना चाहिए, उसके साथ रहना है जितना टाइम लगे, जैसे 10-12 बरस रहना है उसके साथ, और दूसरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही स्टडी करना है. तभी उसका वो पता चलता है. 1 घंटा करने से नहीं होता है. तो ये सब उसमें लिखा है कि उधर का हवा कैसे होना चाहिए, पानी कैसे होना चाहिए, और आपको ज्यादा
वर्किंग में 8 आवर का काम नहीं करना है हर रोज, नहीं तो वो हठ योग करने के लिए कुछ एनर्जी नहीं बचेगा। तो ये सब जो है ना वो नहीं है आज के काल में। और वो क्लास का नाम हठ योग रखा है सिर्फ, क्योंकि हठ योग में आसन करते हैं, और वो आसन जो है ना वो हठ योग का सबसे कम वाला अंग है। हठ योग में 6 अंग होते हैं और पतंजलि का योग में 8 अंग होते हैं। तो हठ योग में तो 6 अंग है, उसमें आसन जो है वो सबसे कम वाला अंग है। तो वही ज्यादा सिखाते हैं क्योंकि वो हेल्थ एंड फिटनेस के लिए जरूरत होता है, और उसको नाम दिया है हठ योग। तो ये सब ऐसा गड़बड़ बहुत है। और उसके बाद ऐसे कुछ उसमें लिखा है कि उसमें आयुर्वेद भी जोड़, आयुर्वेद ये योगा और आयुर्वेद जो है वो एक्चुअली अपोजिट है, क्योंकि योग में मोक्ष मिलना है और आयुर्वेद में जो इधर है उसमें मजा मारना है। यू शुड रीड वेरी उसका आपको हेल्दी लाइफ करके, हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी लाइफ, हेल्दी फैमिली लाइफ, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, ये करना है आयुर्वेद में। और योग में क्या है कि इधर से ज्यादा जल्दी मोक्ष में जाना है। तो उन्होंने क्या किया है, योग और आयुर्वेद को ज्वाइन किया है, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस में योग का आसन आते हैं और आयुर्वेद का मेडिसिन और आयुर्वेद का थोड़ा सा डाइट और कुकिंग वगैरह आता है। तो उन्होंने आयुर्वेद और योग को ज्वाइन करके लोगों को ऐसा बताया कि योग और आयुर्वेद एक साथ जाते हैं, एक साथ नहीं जाते हैं, अपोजिट जाते हैं, बट लोगों को उल्टा बताया है। और इसके बाद और एक चीज आपको मैं बताता हूँ कि अभी हेल्थ एंड फिटनेस में जो चल रहा है उसमें भी बहुत त्रुटियां है, क्योंकि जो प्राचीन योग है ना उसमें हेल्थ एंड फिटनेस नहीं है। आप देखेंगे कि भगवत गीता में युक्ताहार विहारस्य एक ही श्लोक है। उसके बाद पतंजलि में तो आहार के बारे में एक भी श्लोक नहीं है, और हेल्थ एंड फिटनेस ये नाम ही नहीं है उधर। तो क्या होता है कि आज का जो हेल्थ एंड फिटनेस वाला जो योगा है ना वो जो उसमें हेल्थ साइंस में जो न्यूट्रिशन वगैरह आते हैं ना वो सब्जेक्ट मिसिंग है कंप्लीटली। तो जिनको हेल्थ एंड फिटनेस करना है उसको करने के लिए भी मॉडर्न साइंस की जरूरत होती है, जैसे न्यूट्रिशन आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है और प्रेगनेंसी कैसी होती है, ये सब मालूम होना चाहिए, वो मिसिंग है। इसीलिए मैंने अधियोग में ये सब का इंटीग्रेशन किया है। अच्छा, ये डॉक्टर कुलकर्णी, हमारे 2 मित्र जुड़े हुए हैं पुणे से, और डॉक्टर रमेश गुप्ता मिलन और डॉक्टर सुनील केशव देवधर, और इनको मैं जोड़ रहा हूँ। हो सकता है इनके कुछ सवाल हो, कुछ जिज्ञासाएं हो। सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ डॉक्टर सुनील और डॉक्टर मिलन, आप दोनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है कि पुणे के मित्रों से भेंट कराई हमने डॉक्टर कुलकर्णी आपकी। आपको तो मिला हूं मैं, थैंक यू सर। कुलकर्णी जी से तो मुलाकात हुई थी, किशोर जी आपके साथ ही गए थे। हाँ बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है उनको सुनते हुए। और अभी तो व्याख्यान शुरू हुआ है तो हमारी कुछ जिज्ञासाएं होंगी, हम निश्चित रूप से पूछेंगे। अभी तो सुनने का ही आनंद हम ले रहे हैं। हम एक प्रश्न पूछेंगे, हम जाएंगे फिर। थाईलैंड में योग की क्या स्थिति है? थाईलैंड में देखिए, थाईलैंड में क्या है, थाईलैंड में ज्यादा से थाईलैंड के जो ओरिजिनल लोग है ना वो सिर्फ बुद्ध के डिवोटी है। तो वो सिर्फ नॉन वायलेंस और बुद्ध का पूजा वगैरह करते हैं और बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं। बहुत नॉन वायलेंट लोग हैं, बहुत पोलाइट है, इंडिया से बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। बट इधर का जो इकोनॉमी है ना उसमें फॉरेनर लोग से इकोनॉमी चल रही है। ओरिजिनल जो लोग हैं बहुत कष्ट करके, उनको दूसरा योग वगैरह करने का जो टाइम ही नहीं है, उनका पूरा दिन काम करने में जाता है। और इधर का सब जो इकोनॉमी है वो फॉरेनर से चल रहा है। तो अभी इधर के जो फॉरेनर आए हैं वो अपना कंट्री में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, जैसे ज्यादा काम करना या स्ट्रेस होना या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना या और कुछ वॉर होना, इसराइल वॉर, गाजा वॉर ऐसा, और रशिया वॉर, ये सब में छोड़ के इधर लोग आए हैं। तो उनकी वो सब पार्शली वो टूरिस्ट है, तो और पार्शली उनको ये सब इधर का जो नैसर्गिक सौंदर्य है और ये देखना है, और पार्शली जो है उनको थोड़ा थोड़ा सा बुद्धिज्म, थोड़ा सा मसाज, थोड़ा सा योगा ऐसे करना है।
तो ये सब जो मिक्सचर है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है, बट उसमें क्या है कि डीप नॉलेज नहीं है, बिल्कुल डीप नॉलेज नहीं है, जी। डीप नॉलेज नहीं है। आपका योगदान वहाँ क्या है इस योग के बारे में? नहीं, मेरा योगदान ऐसे है कि देखिए, मेरी जो एक्टिविटी है, मैंने पहले योगा जो एक्सरसाइज फिलोसॉफी वगैरह सब यूनिवर्सिटी में बहुत 20-25 बरस सिखाया है ऑलरेडी। तो अभी मेरा जो मैं अभी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हूँ, तो अभी मेरा जो एक्टिविटी है वो 3 एक्टिविटी में सीमित है। पहली एक्टिविटी है कि मेरे को बहुत अच्छे क्वालिटी के योग शिक्षक बनाना है, तो इसीलिए मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी वाले जो स्टूडेंट है उनको खोजता हूँ। तो अभी तक मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 50,000 स्टूडेंट हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ 10 लोग क्वालिटी वाले हैं, बाकी सब लोग मीडियम क्वालिटी है। और बहुत अच्छा, बधाई आपको, बधाई। हाँ, और इंडियन एक भी नहीं है उसमें, मैं बताता हूँ। अभी क्या है कि दूसरी जो एक्टिविटी है उसमें मैं गरीब लोगों को मदद करता हूँ। गरीब लोगों को मैं योगा सिखाता हूँ, योगा के साथ इंग्लिश फिजिक्स ऐसा करके उनका पर्सनालिटी बढ़ाने का ट्राई करता हूँ। तो उसमें मैं इंडिया में बहुत झोपड़पट्टी में काम किया है। तो लास्ट ईयर मेरे को थाईलैंड में डिसेबल्ड लोगों के लिए बुलाया था, तो उसीलिए मैं लास्ट ईयर पहली बार डिसेबल्ड लोगों को 1 महीना सिखाया। तो इस बार मैं उनको सिखाने के लिए आया हूँ। तो और अभी डॉक्टर मिलन, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ डॉक्टर कुलकर्णी के बारे में, क्योंकि डॉक्टर मिलन बहुत जी। कुछ नहीं जानते हैं आपके बारे में। आपने जी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया हुआ है, जी। और वहाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया, और उसके बाद उन्होंने योग का अध्ययन वगैरह जारी रखा और पूरी तरह से समर्पित है योग के प्रति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो थाईलैंड में अभी मैं चलिए, आपने एक अच्छे व्यक्तित्व से भेंट कराई, इसके लिए आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। नहीं, आपका आशीर्वाद से जब चल रहा है सर। और डॉक्टर मिलन, मैं बता दूं, सुनील देवधर के बारे में तो आप जानते हैं, डॉक्टर कुलकर्णी। डॉक्टर मिलन बहुत अच्छे श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। इन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में लेखन किया है, चाहे वो बाल साहित्य हो, चाहे वो कथा हो, कहानी हो, कविता हो, नाटक हो, और कई पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हुए हैं डॉक्टर मिलन ने। कई अच्छे गीत, इनके कई गीत हमने उस पर फिल्म का निर्माण भी किया है। तो बहुत श्रेष्ठ गुणीजन है डॉक्टर मिलन। मेरा आदियोग हिंदी में आप पढ़ के उसमें जो मिस्टेक है वो निकालिए प्लीज। हिंदी आदियोग से मिस्टेक जी वो। जी जी। अच्छा, एक और हमारे मित्र डॉक्टर रमेश पाठक जुड़ गए हैं, जो हैं तो पटना के रहने वाले, लेकिन अभी वो नोएडा में हैं। तो हो सकता है वो कुछ प्रश्न आपसे करना चाहें योग के बारे में। मैं उन्हें जोड़ता हूँ। मैं डॉक्टर पाठक, नमस्कार आपको, स्वागत है आपका। डॉक्टर पाठक, आपका म्यूट है, माइक्रोफोन म्यूट है आपका, उसको अनम्यूट करें। वो खुद ही म्यूट हो गया। वीडियो ही चला गया हमका। चलिए, कोई नहीं। डॉक्टर कुलकर्णी, मैं वही कह रहा था, आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया, लेकिन आपने योग सिस्टम में ऑथेंटिक योग, ऑथेंटिक शब्द जोड़ा है। तो व्हाट इज सो ऑथेंटिक अबाउट अधियोगा? देखिए, ऑथेंटिक का मतलब ये होता है कि ये जब हम योगा सिखाने लगे उसके पहले कम से कम 20 से ज्यादा बरस खुद प्रैक्टिस किया है जी। और वो सिर्फ योगा का एक्सरसाइज का प्रैक्टिस नहीं किया, जैसे 108 सूर्य नमस्कार करना ऐसे नहीं किया है। पूरा उसको खोल के देखा है, ग्रंथ को ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ा है, उसके बाद एक एक शब्द का पूरा ग्रामर पढ़ा है। तो वो स्टडी करके, एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, सब कुछ करके वो हमने बहुत कम से कम 900,000 आवर्स उसका स्टडी किया है, 900,000 आवर्स। तो उसके बाद क्या हुआ है कि जब हमने सिखाया तो सिखाते समय, सिखाने के पहले आदियोग सिस्टम बनाए कि सिखाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सा क्लास सिखाना है, एक्सरसाइज क्लास कैसे सिखाना है, मेडिटेशन कैसे सिखाना है, उसके बाद एक्सरसाइज करना है और आपको एक्सरसाइज करके हेल्थ अच्छा करना है, तो इसका मतलब आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए। तो खाने का 30 ईयर स्टडी किया है, कैसे खाना चाहिए, खाने के बाद
उसके बाद खुद पर एक्सपेरिमेंट किए, फास्टिंग वगैरह, फास्टिंग के एक्सपेरिमेंट किए, न्यूट्रिशन के एक्सपेरिमेंट किए, ऐसा करके वो सिस्टम बनाया। इसीलिए उसमें अभी तक तो 100% सक्सेस है सर। वाह, एक बहुत एक भी बढ़िया। फेलियर इसीलिए नहीं है। आपने उसे ऑथेंटिक कहा कि वो पूरी तरह से प्रामाणिक है। आपने यस, स्वयं उसका अनुभव किया, आपने स्वयं उस पर रिसर्च किया और यस। अपने अनुभव से जो सत्य निकला है वो आपने सबके सामने रखा है। बहुत बढ़िया। वैसे देखा जाए डॉक्टर कुलकर्णी की इधर हाल-फिलहाल के सालों में पिछले मुझे लगता है कि 10-15 वर्षों में योग बहुत पॉपुलर हुआ है और अनेक योग गुरु अपने-अपने ढंग से जिनको जैसे बन पड़ता है वो शिक्षा देते हैं देश में, विदेश में, अपने टीवी चैनल्स पे भी आते हैं वो। तो हर की कुछ-कुछ स्टाइल जो योगा एक्सरसाइज़ेज़ हैं उनकी अलग-अलग होती हैं और वो हेल्थ और फिटनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो अधियोग आपका है, आप भी उसी हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं और दूसरे योग गुरु भी इसी तरह की बातें करते हैं। वो किस तरह से इसमें पॉसिबल हुआ है आपके अधियोग के अंदर? देखिए, हमारी जो पहले क्या होता है कि हमारे यहाँ जो हम सिखाते हैं ना, उसकी व्याख्या पूरी बनाई है। जैसे हेल्थ है, हेल्थ की व्याख्या पूरी बनाई है। तो हेल्थ में कैसा आता है कि हेल्थ माइंड और बॉडी का होता है, और सोल का कुछ हेल्थ ही नहीं होता है, क्योंकि सोल कभी बदलता ही नहीं है। आत्मा निरंतर रहती है, उसको कुछ हेल्थ ही नहीं होता है। आत्मा को कभी अनहेल्थी होती ही नहीं आत्मा, और वो परमेश्वर का प्रतिबिंब होता है। तो सिर्फ बॉडी और माइंड का हेल्थ होता है। तो अभी बॉडी क्या होती है उसका भी व्याख्या दिया है हमने कि बॉडी कैसी होती है। बॉडी सेल से बनी होती है। और माइंड क्या होता है, माइंड का पूरा विश्लेषण किया है। अभी उसमें हेल्थ करते समय आपको कौन सा हेल्थ करना चाहिए। जैसे आपको बॉडी का हेल्थ करना है, इसका मतलब आपको बॉडी हेल्दी के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी हेल्थ के लिए होता है कि आपका एयर बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिना बिना एयर का हेल्थ ही नहीं होता है बॉडी का, क्योंकि बॉडी सबसे ज्यादा एयर लेती है, उसके बाद पानी लेती है। तो एयर सबसे अच्छा है। अभी एयर अच्छा से अच्छा एयर करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको थाईलैंड जाना है तो जाइए, नहीं तो आपको घर में कुछ न कुछ करके एयर अच्छी होनी चाहिए। ये तो योगा क्लास में नहीं सिखाते हैं ना, हुँ, हुँ। बट हमारे योगा क्लास में वही सिखाते हैं। पहले हुँ, हुँ। पहले एयर बताते हैं, उसके बाद वाटर बताते हैं, उसके बाद खाने में बताते हैं। खाने के बिना कौन सा भी योगा एक्सरसाइज का यूजलेस होता है, कौन सा भी आसन वगैरह है उसका कुछ फायदा नहीं। पहले खाना अच्छा करना है। तो खाने में आपको जो जो बुरी आदतें लगी है, तो इंडिया का खाना में तो बहुत ही बुरी आदतें होती है, क्योंकि फ्राइड शुगर ये सब होता है, उसको निकलने में पूरा कितने बरस लगते हैं लोगों को। तो वो हम बताते हैं, सब लोग निकालते नहीं है, बट भी हम हमारा योगा का एक्सरसाइज क्लास में पहले खाने के बारे में बात करते हैं, उसके बाद योगा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर कुलकर्णी ये बात तो है कि ठीक है, जो योगा करना चाहते हैं, उस सिस्टम में आना चाहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवेश का जिसकी बात आप एयर और वाटर और फूड आप कह रहे हैं, उसका ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थितियों में हम कितनी शुद्ध चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों को पॉल्यूशन झेलना होता है। वो शहर के अलावा गाँव में भी रहते हैं, वहाँ भी पॉल्यूशन का प्रवेश हो गया है क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, उसकी वजह से। और दूसरी चीज़ है कि साफ शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है, चाह के भी हम नहीं ले पाते हैं। और उसी तरह से पानी का भी जो स्रोत है, सोर्स है, वो भी हमें पूरी तरह से हमें आर्टिफ़िशियल यंत्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जो समर्थ है उनके पास तो आरओ है और तमाम चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, लेकिन जो समर्थ नहीं है, उनके लिए तो म्युनिसिपैलिटी का पानी ही है जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। तो उसी तरह से फूड के बारे में भी है कि अगर जो हमें प्राप्त हो रहा है, सब्ज़ी हो, फल हो, जो भी हो, जो नेचुरल वे में हमें प्राप्त होना चाहिए, बजाय उसके हमें जो मिलता है वो कहीं न कहीं वो पायरेटेड होता है। तो कैसे इसको हम कोई भी योग शिष्ट बनना चाहिए या योगा जो लोग आम तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिली जो घरों में योगा करती है, तो वो फैमिली कैसे अपने को इन चीज़ों से सुरक्षित रख सकती देखिए क्या होता है कि आ, ये जो आपने बताया उसको, जो सीमा आपने बताई लोगों के जीवन में, जो सीमाएं है, जैसे सीमित सीमित प्रॉब्लम होते हैं, जैसे लिमिटेशंस है लोगों को। बट उसमें हम पहले क्या करते हैं कि उनको नॉलेज देते हैं
तो नॉलेज में लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, नॉलेज प्योर होना चाहिए। जैसे आपको शांति करना है तो शांति प्योर होनी चाहिए, उसके बाद आपको कभी कभी वॉर करना पड़ता है, महाभारत का तो करना है, वॉर करना है, वॉर में लोग मरने वाले हैं, फिर भी वो महाभारत वॉर हर रोज नहीं होना चाहिए। जी। तो इसीलिए कृष्ण जी ने पहले उसको पीस करने का ट्राई किया, बट उसको पता चला कि अभी ये पीस वाले लोग नहीं है, इसको मारना ही चाहिए। तो कैसे है कि नॉलेज, जो हेल्थ का नॉलेज है वो हम प्योर देते हैं पहले, उसके बाद हर एक व्यक्ति का अलग अलग सोचते हैं कि उसको क्या क्या लिमिटेशन है। जैसे एक झोपड़पट्टी वाला है और उसका पूरा मंथली पगार 10,000 रुपए है, तो वो 10,000 में कौन सा अच्छा खाना खा सकते हैं और पानी का कर से पानी को उबाल कर सकते हैं। और जो एकदम बिल गेट्स है, बिल गेट्स के बारे में अलग सोचते हैं कि वो तो ऑर्गेनिक फ्रूट 50% फ्रूट वगैरह खा सकते हैं ऑर्गेनिक, तो उनके बारे में अलग सोचते हैं। फिर भी वो पहली तो नॉलेज प्योर देते हैं, उसके बाद लिमिटेशन में कैसे फिट करना है, वो हर एक आदमी को कौन सा एक्सरसाइज करना है। जैसे एक आदमी है वो पोस्टमैन है, वो बहुत काम कर रहा है, वॉकिंग करके काम कर रहा है, उसको वही एक्सरसाइज नहीं देते हैं जो घर में सो रहा है, अलग एक्सरसाइज देते हैं। तो हमारे सिस्टम में कैसा होता है कि एक क्लास में 5 से ज्यादा लोग लेते ही नहीं है हम लोग, फिर 5 लोगों को सिखाते हैं एक बार, मैक्सिमम एक को ही सिखाना पसंद करते हैं और उसका पूरा परिस्थिति देखते हैं। उसको बहुत गरीब लोग हैं, उनको हम ही खाना देते हैं, तो उनका जो लिमिटेशन है वो कम करने का ट्राई करते हैं, बट नॉलेज प्योर देते हैं उनको, उसके बाद लिमिटेशन का आता है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो खाने का प्रॉब्लम है वो लिमिटेशन से नहीं आ रहा है, वो आदत से आ रहा है। जैसे लोगों को शुगर खाने की आदत है, शुगर तो बहुत चीप है, शुगर बहुत चीप है, 20 रुपीज में इतना शुगर मिलता है, वो खा रहे हैं लोग, तो वो खाने से उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो शुगर को निकालना बहुत ही मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। अल्कोहल से ज्यादा प्रॉब्लम है, ये तो साइंटिफिक स्टडी हो चुका है कि शुगर इज वर्स देन अल्कोहल, जी, दैट इज ऑलरेडी प्रूवन। जी, आपके एक बहुत पुराने मित्र श्यामल बनर्जी, जो बहुत देश के जाने माने गिटारिस्ट हैं, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, उनका एक प्रश्न है जो आपके स्क्रीन के सामने है। हाउ डू यू रिलेट ऑथेंटिक योगा विथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? कुलकर्णी सर, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक योगा गुरु है वो। पता चलने को मेरे को क्या हुआ कि एक अमेरिकन लेडी से ये मतलब मेरे को पता चला। मैं तो भीमसेन जोशी के घर में ही रहता था पहले, हर रोज बचपन से भीमसेन जोशी को दिखाया है, बट मेरे को पता ही नहीं चला कि उसको क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके बाद वो तानपुरा में क्या हो रहा है, ये मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं सिर्फ संस्कृत चैंटिंग वगैरह जानता था। वो अमेरिका में एक लड़की मिली और उसने बताया कि सर आपका चैंटिंग तो बहुत अच्छा है, बट आपको ये कुछ मालूम नहीं है। तो मैंने वो 2001 में मैंने स्टार्ट किया, उसका मतलब आई वॉज ऑलरेडी 50 ईयर ओल्ड ऑलमोस्ट। उसके बाद मेरे को पता चला कि ये तानपुरा क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने खर्च किया है कंटिन्यूअसली 11 ईयर्स खर्च किया मैंने। वो खर्च के सामने मेरे को पता चला कि योगा के लिए म्यूजिक होना ही चाहिए। म्यूजिक के बिना जो योग कर रहे हैं वो योगा कंप्लीट नहीं है, म्यूजिक करना ही चाहिए। विदाउट म्यूजिक मेरे को लगता है कि म्यूजिक के बिना जीवित ही नहीं रहना चाहिए। जी जी, बिल्कुल, ये सही बात है। और जितने भी योगाचार्य हुए हैं, जब योगा क्लास होते हैं, योगा के सिस्टम होते हैं, उसके पीछे एक म्यूजिक जरूर होता है। और मैंने कई आपके क्लास में भी देखा है, आपने भी कई विदेशों में क्लास ऐसे जो अरेंज किए हैं आपने, उसमें हमने देखा है कि बैकग्राउंड से एक म्यूजिक जरूर होता रहा है, तो ये बात सही है। बैकग्राउंड वाला म्यूजिक जो है उसका अलग होता है। आपको म्यूजिक में जो शास्त्रीय बताया श्यामल जी ने, वो शास्त्रीय म्यूजिक का जो सूर पद्धति और ताल पद्धति जो है ना, उसका नॉलेज आने से, मैं आपको बताता हूँ, उसका नॉलेज आने से मेरा पहला जो योगा का नॉलेज था वो 10 टाइम्स बढ़ गया। और मेरे को ये पता चला कि म्यूजिक से मैं लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा। 2 आदमी का मैंने सिर्फ म्यूजिक से प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक लेडी का स्पीच चला गया था, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक, वो उसका डायबिटीज हुआ था, उसके बाद स्ट्रोक हुआ एंड उसका वाचा पूरी चली गई।
उसने सब डॉक्टर किए, स्पीच थेरेपिस्ट किए, और वो लेडी बहुत ही रिच थी, वो मल्टी मिलियन डॉलर वाली लेडी थी। तो उसको मैंने उसका स्पीच सिर्फ राम रक्षा से फिर लाया। एक आदमी था, उसका जो आंख था वो ऐसे जिंदगी के जन्म के समय ऐसा था वो उसका आंख। तो वो जो है अभी तक वर्ल्ड में उसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है पूरा वर्ल्ड में। वो डॉक्टर देशपांडे जो है पुणे में, ही इज अ वर्ल्ड फेमस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो वो उनका बचपन से, जन्म से वो उसका पेशेंट है। तो वो जब मेरे पास आए थे तो उसका वेट लॉस के लिए वो आए थे, वो लड़के का वेट लॉस के लिए आए थे। फिर भी मैंने देखा कि उसका आईज ऐसा इधर देखता है, तो उसको मैंने वो म्यूजिक से ऐसा किया। और वो डॉक्टर देशपांडे बोले इसका आंख बदल कैसे रहा है, क्योंकि वो कंडीशन तो कभी बदलती ही नहीं है वर्ल्ड में, ऐसा एक ही एग्जाम्पल नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने उसको बोला कि वो म्यूजिक से हो रहा है सर। तो उसको पता ही नहीं लगा कि वो म्यूजिक से हो सकता है। तो ये मैं म्यूजिक का जो इफेक्ट है ना, इसीलिए मैं हमेशा वो श्यामल जी को मेरे गुरु समझता हूँ। वो बहुत ही पहुंचे है, वो म्यूजिक में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। बट अभी म्यूजिक का पूरा स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, बट योगा के लिए जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ मैं। वो क्लासिकल ही होना चाहिए, उसमें क्लासिकल सुर वगैरह आना चाहिए, तभी वो होता है। सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए जो है वो अलग है, ऐसा है वो। बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा आपके अधियोग पुस्तक, जो पीछे पोस्टर दिख रहा है आपका, उस पुस्तक के बारे में थोड़ी बातचीत हम लोग कर ले, क्योंकि अधियोग मूलतः तो मैंने शुरू में ही कहा था कि इंग्लिश में आपने उसकी रचना की थी, और उसके बाद उसकी लगभग 14-15 भाषाओं में उसके अनुवाद हुए। उसमें कई भाषाएं हैं विदेश की, और अभी आपने उसको हिंदी में लाने की योजना बनाई, और पीछे जो पोस्टर दिख रहा है उसमें मुख्य पृष्ठ वो पूरा हिंदी में है। तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, और बहुत सराहनीय कदम इस दृष्टि से है कि भारत में तो आधी से ज़्यादा आबादी तो हिंदी समझती है, जानती है, बोलती है, तो उनके लिए बहुत सहायक ग्रंथ सिद्ध होगा। तो इसके पीछे की एक जो आपकी धारणा रही है, वो आप थोड़ा-सा हमारे जो दर्शक हैं उनके समक्ष ज़रूर रखें, हम चाहेंगे। देखिए क्या है कि मेरा जो डायरेक्शन है, मैं खुद को योगा का स्टूडेंट समझता हूँ, और मैं हर रोज अभी तक मैं कम से कम 2 घंटा योगा का स्टडी कर रहा हूँ। जैसे मैं सुबह 3 बजे से 5 बजे तक मेरा खुद का स्टडी करता ही हूँ। अभी ऑलमोस्ट 45 ईयर्स से ज्यादा हो गया है। तो वो मैं खुद को स्टूडेंट समझता हूँ, और जितना मेरे को डेफिनेट जो मैं इंक्लूड कर सकता हूँ मेरा सिस्टम में, उसको लाता हूँ। जैसे मैंने म्यूजिक लाया, तो मेरे बुक 15 चैप्टर म्यूजिक के ऊपर है। तो अभी क्या है कि मेरी जो सिखाने की जो पद्धति है, उसके लिए मैं सीरियस स्टूडेंट ढूंढता हूँ। तो सीरियस स्टूडेंट मेरे को मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मेरे को पूरा वर्ल्ड में जाना पड़ता है। अभी तक 20 कंट्री हुआ है। इंडिया में मेरे को सिर्फ 2-3 ही आदमी मिले अभी तक 20 वर्ष में। तो क्या हुआ कि पहले मैंने अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि अंग्रेजी के बिना तो मैं सिखा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उस समय मैं अमेरिका में था। तो अभी वो अंग्रेजी में लिखा, उसके बाद संस्कृत में मेरे टीचर ने उसका ट्रांसलेशन किया। वो करने से वो क्या हुआ है कि वो ट्रांसलेशन करने से उसको जो पुराना एंशंट का जो स्टेटस है वो मिला है, क्योंकि वो मेरी जो सूत्र पद्धति ये से ग्रंथ मैंने लिखा, तो मेरे को मैसूर में एक बार एक प्रोग्राम हुआ, उसमें मेरे को सेकंड पतंजलि का ये दर्जा दिया है। तो वो उसका न्यूज़पेपर में वगैरह आया था, भारतीय विद्या भवन ने। तो अभी क्या है कि उसके बाद मैं जब सिखाने लगा, तो पहला ट्रांसलेशन जो हुआ वो इटालियन में हुआ। वो जो इटालियन लड़की है वो बहुत ही सीरियस योगा स्टूडेंट है सर। उसको 6 महीना लगा उसका ट्रांसलेशन करने के लिए। उसने मेरे को बताया कि साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर्स, इंग्लिश प्रोफेसर्स, इटालियन प्रोफेसर, ये सब उसने कांटेक्ट करके वो ट्रांसलेशन 6 महीना किया, हर रोज 8 आवर्स पर डे। उसको इतना टाइम लगा। उसके बाद मैंने अलग अलग ट्रांसलेशन मेरे प्रदेश में हो गए। अभी क्या हुआ कि
कुछ लोग बोले कि तुम्हारा खुद का जो मदर टंग है, मदर टंग मेरी मराठी है, तो मराठी में आपको करना है। तो अभी मेरे को लगा मराठी में करना बहुत ही इजी होगा, तो मैं पूरा यूनिवर्सिटीज, पुणे यूनिवर्सिटी, सब यूनिवर्सिटीज और स्कॉलर को मिला। एक एक ही आदमी उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको मराठी आती है बट योगा नहीं आता है। योगा आने वाला कोई मिला ही नहीं अभी तक भारत में पूरा, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे जो संस्कृत के शिक्षक है, उन्होंने बोला देखो तुमको मराठी करना है तो करो, पढ़ने वाला कोई नहीं है, तुम करो, तुमको करना है। तो मैं मराठी खुद किया है, तो मराठी मेरे को आती है, क्यों, मेरी मराठी लैंग्वेज है। अभी क्या हुआ कि हिंदी करने के लिए बहुत लोग बोल रहे थे। मैंने अभी तक मैं पूरा पूना से रामदेव आश्रम तक जाके आया हूँ, अभी तक अधियोग का ट्रांसलेशन हिंदी में करने वाला एक ही भी नहीं मिला है सर। और आपके वो जो फ्रेंड है, उन्होंने ट्राई किया था, उनको मैं 2 लाख रुपए देने को भी तैयार था। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को हिंदी आती है बट आपने जो लिखा है वो फिलोसॉफी मालूम नहीं है हम लोगों को, तो इसीलिए अभी मैं हिंदी का पूरा छोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त है पूना में, लिमय मान, उनको मैं कैप्टन बोलता हूँ। तो कैप्टन लिमय वो बोले कि तुमको हिंदी करना ही है, अभी नरेंद्र मोदी हिंदी में बोलते हैं, तुम हिंदी में करो। तो मेरे को क्या लगा कि हिंदी को मैं खुद करने वाला हूँ। मेरे को इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है बट मैंने तो सीखने वाला हूँ मैं। तो आपको देखने के बाद और वो नरेंद्र मोदी देखने के बाद और आचार्य शर्मा जी है गायत्री परिवार के, उनके ग्रंथ थोड़े से देखने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे को हिंदी फिर आनी है। मैं स्कूल में हिंदी पढ़ता था, तो मैं अभी हिंदी पढ़ के हिंदी का वो हिंदी का ट्रांसलेशन करने लगा। तो मेरे को ओरिजिनल बुक लिखने को जितना टाइम लगा उससे ज्यादा डबल टाइम लग रहा है ट्रांसलेशन को। अच्छा, बीच बीच में कुछ प्रश्न भी लोगों के आ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो भी लेते चले, नहीं तो वो थोड़े निराश हो जाएंगे कि काफी देर से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो और किताबों की बात भी करेंगे बीच बीच में। तृप्ति शेठ हैं, ये कहाँ से हैं इन्होंने नहीं लिखा है, हालांकि वो जुड़ना चाह रही हैं लेकिन उनका वीडियो ऑडियो ऑफ आ रहा है। तो उन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं जी। हाँ, अभी जुड़ गई हैं तृप्ति जी। नमस्कार तृप्ति जी, आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू, तो थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। हाँ, कैसे है डॉक्टर नील आप? बहुत अच्छा हूँ। तृप्ति इज हाँ, पीएचडी इन फिजिक्स। तृप्ति फिजिक्स हाँ में मैं पीएचडी। यूएसए से हूँ। और डॉक्टर नील के साथ ऐसे ही अभी वर्चुअली बात हुआ है हमेशा, लेकिन जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं यहाँ पे चिन्मया मिशन में बाल विहार में टीचर हूँ। बच्चों को सब हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स है वो पढ़ाती हूँ, और कुछ अमेरिकन महिला है उनको योगा में इंटरेस्ट है। तो मैंने बहुत साल पहले मतलब योगा हर हर अलग अलग जगह से सीखा है, लेकिन डॉक्टर नील के साथ बात करने के बाद मुझे लगा कि जो भी सीखा है उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी है, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है। जो हठ योगा में बताते हैं वो सब हम नहीं सिखा सकते, लाइक जल नीति, वो बस्ती, वो सब नहीं करा सकते, सही है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे उनके उनके साथ रह के धीरे 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 सीखना होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ कनेक्ट होके। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हम अधियोगा भी है वो भी पतंजलि के 8 अंग, उसी उसी के बेस पे ही आपने पूरा सिस्टम क्रिएट किया है। तो जो पतंजलि जो ध्यान बताते हैं, तो ध्यान और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में इंग्लिश में हम बोलते हैं मेडिटेशन, वो दोनों सेम है या अलग है, वो एक क्वेश्चन। और दूसरा, आप वेस्टर्न के किसी भी स्कूल में जाओ तो उसी का उन्होंने बिजनेस बनाया है कि वो मेडिटेशन का अलग 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 टेक्निक्स बताते हैं। तो मुझे जानना है कि एक्चुअली हमारे स्क्रिप्चर्स में मेडिटेशन के भी अलग अलग टेक्निक्स है, ध्यान के भी अलग अलग प्रकार है, और अधियोगा में वो कैसे मतलब सिखाते हैं, क्या उसका बेस है, कंसेप्ट है? अच्छा, मैं आपको एक अचरज वाली चीज बताता हूँ। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। ओके, वो आई हैव नॉट टोल्ड यू दैट्स, आई नेवर टोल्ड इट एनीबडी, बट अधियोगा सिस्टम वाज फॉर्म्ड बिफोर आई स्टडीड पतंजलि। Okay, I wrote the whole Adiyoga system before even I studied Patanjali.
because I started yoga at 5 due to my father's blessing, and most of that thing I have studied myself. Just to let you know that I have not read any single book on yoga exercise yet, and I have not written any book on yoga exercise. In Adi Yoga, there is no yoga exercise pictures, how to do one asana or something like that. There is no Jalaneti, how to do Jalaneti, nothing is there. Because what we have done in Adi Yoga system is, we want to give a scientific knowledge of every terminology and practice. So Adi Yoga system is not an extension of Patanjali system at all. Yes, some Patanjali things are they are overlapping with me, but that is a coincidence. I have not studied Patanjali first and created Adi Yoga. Adi Yoga was created before I studied Patanjali. That is why if you look at the definition of dhyana or meditation in Adi Yoga, it is quite different from Patanjali. Now Patanjali system, ऐसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि पतंजलि का जो सिस्टम है ना, वो मोक्ष के लिए है, और आदि योग सिस्टम जो है वो सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है. आपको जो करना है उसके लिए है. आपको हेल्थ एंड फिटनेस करना है तो आदि योग का एक अंग करना है. आपको स्ट्रेस रिलीफ करना है तो आदि योग का दूसरा अंग करना है. आपको मोक्ष चाहिए तो अलग अंग करना है. और मोक्ष में भी कैसा है कि आदि योग में ये दिखा है कि पतंजलि का जो सिस्टम है वो 2000 इयर्स ओल्ड है. तो उन्होंने जो बताया है वो बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है फॉलो करने के लिए. पतंजलि ने जो बताया वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है फॉलो करने के लिए. तो जिसको मोक्ष चाहिए तो हमने क्या किया है कि अभी का जो 21st सेंचुरी है उसमें मोक्ष मिलाने के क्या करना चाहिए. तो आदि योग का पतंजलि का ये नहीं है. अभी मैं आपको बताता हूँ कि पतंजलि का जो मेडिटेशन है ना वो सूत्र रूप में लिखा है, सिर्फ 4 सूत्र में आता है. पूरा 4 सूत्र में पूरा मेडिटेशन साइंस उन्होंने लिखा है. इतना साइंटिफिकली लिखा है. वो करने से आपको मोक्ष प्राप्त होना ही चाहिए. आपको कुछ पढ़ाई करना नहीं है, कोई क्लास को जाना नहीं है. सिर्फ उनके जो 4 सूत्र है 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4, इनका ट्रांसलेशन आपको 5 मिनट में बता सकता हूँ. उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस करने के लिए कोई लोगों को 1 बरस लगेगा, कोई लोगों को 30 बरस में नहीं आएगा वो. तो ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत डिफिकल्ट है पतंजलि का सिस्टम. तो इसीलिए हम लोगों ने कैसा किया है कि आपका जो व्यक्तिगत आपकी परिस्थिति है उसमें हम गाइड करते हैं. अभी क्या हुआ है कि बेसिकली कैसा है कि मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कौन सी भी चाहिए, आपको खाना चाहिए या पढ़ाई करना है या आपको मोक्ष चाहिए, वो सब मन के ऊपर होता है. इसके लिए मन को ही ट्रेनिंग करना है. तो मन के लिए आपको पहले बॉडी हेल्दी करो या मत करो, बाद में आपको मन को ही ट्रेन करना है. तो अभी क्या है कि मन का जो ट्रेनिंग होता है ना उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको मन को फोकस करना है. मन को फोकस करना बहुत डिफिकल्ट है और आज के जमाने में बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि वैरायटी ऑफ थिंग्स बहुत बढ़ गई है. जैसे आप घर के बाहर जाते हैं ना तो आपको इतनी वैरायटी दिखती है कि आपका मन उसको फोकस करना इम्पॉसिबल है. तो ये चीज तो अमृत बिंदु उपनिषद में भी लिखी है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो. तो अभी क्या हुआ है कि ये जो लोगों को 21st सेंचुरी में फिजिकल जो प्रॉब्लम है उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ मेडिसिन निकाला है. वो मेडिसिन हेल्दी हो या अनहेल्दी हो उसका कुछ सवाल नहीं है, फिर भी कम से कम मेडिसिन तो निकाला है. उसमें उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है. जैसे आपको इंजेक्शन लेने से कुछ ना कुछ आराम मिलने वाला है. बट 21st सेंचुरी में क्या हुआ है कि सब मानसिक प्रॉब्लम आ रहे हैं. रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वॉर प्रॉब्लम, कंट्री प्रॉब्लम, रिलीजियस फाइट्स, ऑल दीज पीपल. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नोबेल प्राइज फॉर पीस. पीस का नोबेल प्राइज का क्या होता है? पीस के लिए प्राइज देना चाहिए क्या? कोई आदमी शांत हो तो उसको प्राइज नोबेल प्राइज देना चाहिए क्या? जैसे मदर लव करती है चाइल्ड को तो उसको नोबेल प्राइज फॉर मदरली लव देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए. तो नोबेल प्राइज पीस का मतलब क्या होता है कि 2 कंट्री में वॉर हो रही है और होने वाली है. वो वॉर को थोड़ा कम करने के लिए
नोबेल प्राइज फॉर पीस दे रहे हैं। वो तो पीस नहीं है, वो वॉर रिडक्शन के लिए नोबेल प्राइज फॉर वॉर रिडक्शन होना चाहिए। नोबेल प्राइज, अभी मदर टेरेसा का नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलने का मतलब क्या होता है? उन्होंने क्या पूरा लोगों को पीसफुल बना दिया है क्या? गाजा में पीस हो गई है क्या? नहीं हो गई है। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो इस अभी बीच में डॉक्टर कुलकर्णी, मेरे ख्याल से तृप्ति जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और तो कोई सवाल आप करना चाहें तो जरूर कर सकती हैं। बताता हूँ। तो इसीलिए जी। क्या है, ये जो अलग अलग मेडिटेशन के टेक्निक है ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को जो जो अलग प्रॉब्लम है उनको कुछ ना कुछ टेक्निकल, जैसे म्यूजिक, दिस म्यूजिक, गिटार म्यूजिक या दूसरा कौन सा म्यूजिक, थोड़ा सा फ्यूजन म्यूजिक या वाइब्रेशन टेक्निक, ऐसा करके वो लोगों को मेंटल ट्रेनिंग देने का ट्राई कर रहे हैं और उसके लिए चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज करने के लिए तो वैरायटी होना चाहिए ना, जैसे आईफोन 10 है, 10 के बाद 11 होना चाहिए, 11 के बाद 15 होना चाहिए। वही एक ही रहेगा तो इकोनॉमी बढ़ती नहीं है, इसीलिए वो आ रहे हैं। बट ओरिजिनल मीनिंग। तृप्ति जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़ी हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज नहीं आ रही है। और देखिए, इस बीच में हमारे बहुत सारे साथी डॉक्टर कुलकर्णी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पीछे से हमने उनके जो मैसेज थे वो भी दिखाए, कमेंट्स जो उन्होंने दिए थे। सुनीता शरण जी जुड़ी हुई हैं, अनुराधा रानी जुड़ी हुई हैं, कमल बनर्जी साहब जुड़े हुए हैं, और इस तरह से बहुत सारे लोग, मोनी विजय जी सबसे पहले जुड़ी नेपाल से, और हमारे मित्र सुनील देवधर जी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो काफी देर से उपस्थित हैं। उनके मित्र डॉक्टर मिलन आए थे, उन्हें छोड़ने गए थे, उनके सवाल तो रह गए, तो सुनील जी को हम जोड़ते हैं अभी। और सुनील जी, स्वागत है फिर से आपका। डॉक्टर मिलन को लगता है कि आप उनको छोड़ आए बाहर। नहीं, नील जी के पहले तो हम इस वक्तव्य के लिए, उनके साहस के लिए बधाई देना चाहते हैं कि एक जो ये नैरेटिव सेट कर दिया, और उन्होंने जो अभी कहा कि जिस नोबेल पुरस्कार को उन्हें दिया गया, क्या उससे शांति हो गई क्या? इन पुरस्कारों को लेकर जो नील जी का वक्तव्य है, उनके इस साहसपूर्ण वक्तव्य के लिए हम उन्हें बधाई देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और एक प्रश्न हमारे मन में है, जो ये है कि ये कहा जाता है ना कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तो इसके जो मन के जो गुण हैं उनकी व्याख्या आप करेंगे क्या संक्षेप में? देखिए, मन जो होता है ना, पहले मन क्या होता है ये पता चलना चाहिए। मन का मतलब अधियोग में उसका डेफिनेशन दिया है। तो आपका जो ह्यूमन लाइफ होता है, तो हर एक व्यक्ति को मन, शरीर और आत्मा दिया है। तो उसमें शरीर जो है वो आपको 5 इंद्रियों से पता चलता है। जैसे शरीर का कौन सा भी भाग हो, उसका हृदय भी हो वो शरीर होता है, ब्रेन भी हो, वो आपको 5 इंद्रियों से पता चलता है। बट दूसरा एक है, वो 5 इंद्रियों से नहीं पता चलता है, कितना भी ट्राई करिए। जैसे आपका अभी मेरी जो मदर है, वो मदर मेरे मन में है, उसका डेथ 2001 में हुआ है, बट मेरे मन में तो पूरा मदर है, तो उसको मैं अभी छू नहीं सकता हूँ। मेरे मन में तो पूरी मदर है, उसका पूरा मालूम है मेरे को। तो वो उसका मतलब जो मैं जान सकता हूँ, फिर भी 5 इंद्रियों से नहीं जान सकता हूँ, वो मन है। ये डेफिनेशन हमने बनाया है कि परसेप्शन विदाउट 5 सेंसेस, दैट इज द पार्ट माइंड। और एक ऐसा है कि वो परसीव नहीं होता है, कितना भी ट्राई करेंगे तो परसीव नहीं होता है, वही आत्मा होती है, उसको परसीव नहीं कर सकते कितना भी आप ट्राई करेंगे। इसीलिए वो समाधि में जाने के बाद अपने आप वो जब रियलाइज होती है, तो उसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। आत्मा को खुद के हाथ में नहीं ले सकते, वो अपने आप होना पड़ता है। तो जो मन जो है ना, वो मन आपका जो प्रकृति है, उसमें मन और शरीर प्रकृति में आता है और आत्मा प्रकृति में नहीं आता है। तो प्रकृति में जो कुछ है, बाहर का निर्जीव वस्तु या सजीव वस्तु, वो सत्व, रजस और तमस, ये 3 क्वालिटी से बना होता है। कितना भी अच्छा हो, बुद्ध हो या लॉर्ड कृष्णा हो, उसमें भी थोड़ा तमस होता है, बिना तमस का कोई होता नहीं है। तो सत्व, रजस और तमस से बना होता है। तो जो आदमी सात्विक होता है, वो हमेशा सात्विक चीजें करने का ट्राई करता है, उसका मतलब उसका तमस पूरा नहीं जाता है। तो अभी जो
ये जो 3 गुण है उनके कुछ गुण धर्म मीन्स उसके कुछ इफेक्ट होते हैं, वो भगवत गीता का गुणत्रय विभाग में दिए है। तो हम लोगों को क्या है कि वो पहले समझना है, उसके बाद हमको ये पता चलना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए कौन सा गुण का जरूरत है। अभी आपको सेना में भेजा है तो उसमें पंचा लगा के सत्व गुण नहीं करना है, गन लेके फेंक देना है ब्रिटिश लोगों को, उधर सत्व गुण नहीं करना है। सत्व गुण कहाँ करना पड़ता है, रजस कहाँ करना पड़ता है, ये भी बताया है उन्होंने। जैसे महाभारत में सत्वगुण नहीं करना है, वो तीर लेके फेंक देना है, भीष्म पितामह हो या कौन सा भी पितामह हो, उसको मार देना है। नहीं तो क्या होगा कि वो दुर्योधन जो है वो पूरा सब लोगों को मार देगा बाद में। तो उसके लिए वो हमको हमारा सत्वगुण को दबा के रजोगुण का यूज करना है। तो ये जो नॉलेज है ना वो भगवत गीता में, वो पतंजलि में नहीं है। पतंजलि में सिर्फ मोक्ष बताया है और भगवत गीता में तुम्हारा जो ड्यूटी है वो बताया, इसीलिए वो धर्मशास्त्र है। भगवत गीता धर्मशास्त्र है और पतंजलि का सिर्फ योग शास्त्र है। एक छोटा सा प्रश्न और आपसे करना चाहते हैं, वो मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है लेकिन शायद आप समाधान कर दें। हमारी नींद 3:20 से लेकर के और 3:45 के बीच रोज खुलती है, हम किसी भी वक्त सोएं, लेकिन हमारी नींद 3:20 सुबह से लेकर 3:45 के बीच खुल ही जाती है। अब इसका सदुपयोग कैसे करें, और ये कोई प्रॉब्लम है हमारी या अब इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं? देखिए क्या होता है ना, नींद जो होती है कि मन जो होता है, मन 4 स्टेट में रहता है। एक जो है जब आप जागरूक अवस्था में होते हैं। जागरूक अवस्था का मतलब अभी आपको इसी समय पंचेंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। ये जो कब है वो कब मेरे को अभी इस समय इसका ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब मैं जागरूक हूँ, अभी जागरूक अवस्था में हूँ। ये मन की जागरूक अवस्था है कि ये कब है, उसका नॉलेज मन को जागरूक अवस्था में हो रहा है, अभी हो रहा है पंच इंद्रियों से। जब ये कब नहीं है फिर भी नॉलेज हो रहा है, उसका मतलब मैं सपने में हूँ, वो स्वप्नावस्था है कि उसमें वो कब जो है वो मेरे मेमोरी में है, बट मेरे को लगता है कि रियली कब है, क्योंकि मैं जागरूक नहीं हूँ। अंदर स्वप्नावस्था में दूसरा एक जीवन जग रहा हूँ, उसमें रियली कब है, रियली मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ इंडिया का, ऐसा लग रहा है। तो ये स्वप्न अवस्था हुई। तीसरी जो अवस्था है उसमें स्वप्न नहीं होता है और जागरूक भी नहीं होते हैं, सिर्फ इतना ही पता चलता है कि दूसरा कुछ भी नहीं है, उसको नींद बोलते हैं, गहरी नींद। वो गहरी नींद है ना, वो उसमें सिर्फ यही पता चलता है कि गहरी नींद है, बाकी कुछ पता ही नहीं चलता है। इसीलिए गहरी नींद के बाद जब आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें स्वप्न नहीं था, बाकी कुछ भी नहीं था, सिर्फ गहरी नींद थी। वो गहरी नींद जो है वो मेमोरी में जाती है कि मेरे को गहरी नींद आई थी, इसका मतलब एक्चुअली कुछ ना कुछ हुआ था, और वो कुछ न कुछ जो हुआ था उसका नाम गहरी नींद है। इसके बाद की जो चतुर्थ अवस्था है, चतुर्थ अवस्था में मन पार हो जाता है। दैट मीन्स जागृति, स्वप्न अवस्था और गहरी नींद, इसके बाद जाना पड़ता है। इसके बाद जाने से आत्म साक्षात्कार होता है, उसको तुरिया बोलते हैं। तुरिया मीन्स फोर्थ। तो फोर्थ स्टेट का तो अभी आप बात नहीं कर रहे, आप नींद की बात कर रहे। तो नींद में क्या होता है कि जब हम नींद के बारे में बात करते हैं ना, तो एक स्वप्नावस्था के बारे में बात करते हैं या गहरी नींद के बारे में। तो अभी जो गहरी नींद होती है, या इवन स्वप्नावस्था और गहरी नींद, ये दोनों जो है वो इनवॉलंटरी है। सिर्फ जागृति जो है ना वो वॉलंटरी है। मेरे हाथ से इसको कप में ले सकता हूँ और ये लेफ्ट हैंड से राइट ले सकता हूँ, इसका मतलब ये मेरे वॉलंटरी एक्शन में आती है। बट सपने में जो क्लास आता है कब, वो मैं खुद कहीं नहीं कर सकता हूँ, वो अपने आप इधर से उधर घूमता है। और इसीलिए हम सपना बदल नहीं सकते हैं। सपना जो आता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, जो सपना आता है उसको मानना पड़ता है। तो सपने में जो हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं, वो इनवॉलंटरी है। और गहरी नींद जो है ना वो तो टोटली इनवॉलंटरी है। इसका मतलब आप गहरी नींद ला नहीं सकते हैं, उसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं। गहरी नींद जिनको नहीं आती है उसको लाने का कुछ तरीका ही नहीं है।
अब जब स्लीपिंग पिल लेते हैं ना तो गहरी नींद नहीं आती है, आपका ब्रेन डेड हो जाता है। इसीलिए कैसे आपको लगता है डॉक्टर कुलकर्णी, ये कहा जाता है कि अगर आप परिश्रम करते हैं, खूब अगर फिजिकल लेबर करते हैं दिन में, तो रात में गहरी नींद आती है, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो अभी तक 6 महीना में 1 घंटा भी नहीं सोया है और बहुत अच्छा परिश्रम कर रहा है हर रोज। तो खैर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो बहुत सकता परिश्रम। है। अच्छा, हमारे साथ एक और हमारे प्रोफेसर मित्र जुड़े हुए हैं, वो जूलॉजी के हैं, डॉक्टर रमेश पाठक। हाँ, एक मिनट। मैं डॉक्टर ये जी नरेंद्र मोदी जो है ना, वो बहुत जी परिश्रम करते हैं सर, और योगा भी तो करते हैं, बट 4 घंटा ही सोते हैं वो तो नहीं, वो 4 घंटे तो गहरी नींद आती होगी उन्हें। इन्हें गहरी नींद नहीं आती है सर। अगर 4 घंटे भी गहरी नींद सो ले कोई तो गहरी वो नींद पूरा नहीं हो जाता है। गहरी नहीं नींद तो नहीं आती। कुलकर्णी जी, हमारा प्रश्न केवल इतना ही था कि ये जो 3:30 के आसपास, 3:20 के आसपास आंख खुल रही है रोज सुबह, ये हार्मफुल तो नहीं है? नो हार्मफुल एट ऑल। और उसका लाने का जितना ट्राई करेंगे उतना वो ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगा। आपको सिर्फ उसको छोड़ देना है। आपको जो अच्छा लगता है, जैसे म्यूजिक अच्छा लगता है और डॉक्टर सिन्हा की नॉवेल अच्छी लगती है, वो जो अच्छा लगता है वो पढ़ते रहो उसी टाइम में। बाकी बस और सुबह आप सुनील देवधर जी, आप सुबह उठ करके और 3:20 पे नींद खुले और उस समय लिखना शुरू कर दीजिए। आप डेली लिखेंगे तो 1 महीने में आपका एक उपन्यास पूरा हो जाएगा। नहीं तो कुछ न कुछ तो करते ही हैं, ऐसा तो नहीं है। जी कुछ न कुछ करते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, मोबाइल भी देखते हैं, वो कितना हार्मफुल है? मोबाइल भी देखते हैं ऑनेस्टली, सुबह थोड़ी देर के लिए वो भी देखते हैं। वो बताता हूँ कि 2 वर्ल्ड फेमस साइकियाट्रिस्ट जो है ना, वर्ल्ड फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस हेड ऑफ द साइकियाट्रिक एसोसिएशन, वो मेरे स्टूडेंट है। और मैं आपको फाइनल बता देता हूँ कि नींद के बारे में सोचना छोड़ दो। आप सोचना ही नहीं है, आपको नींद के बारे में सोच ही नहीं सकते आप। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर रमेश पाठक जुड़े हैं, जो अभी नोएडा में हैं, वैसे पटना के रहने वाले हैं और जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं। बहुत अच्छे वक्ता और बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत पुराने मित्र हैं हमारे, साहित्यिक अभिरुचि के हैं। तो रमेश पाठक जी, आपका म्यूट है, माइक को अनम्यूट करिए आप। माइक आपका म्यूट है, माइक को आप अनम्यूट करिए। और हमारी बातचीत आप सुन रहे होंगे, लीजिए पूरा म्यूट हो गए। तो अभी चलिए फिर आएंगे तो देखेंगे। अभी हम लोग बात, अच्छा है डॉक्टर सुनील देवधर भी हम लोगों के साथ हैं। और अभी बात आप पुस्तक पे कर रहे थे कि जो हिंदी अनुवाद आप करने जा रहे हैं, इसका तो कर चुके हैं आप। तो हिंदी में तो क्या हुआ कि हिंदी करने में जी मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, पर मेरे को लकीली क्या हुआ कि एक द्विवेदी नाम के प्रोफेसर मिले, वो जगन्नाथपुरी में रहते हैं और वो संस्कृत भी जानते हैं, उनको आध्यात्म में भी इंटरेस्ट है और हिंदी। डॉक्टर शक्ति द्विवेदी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, तो वो मिले डॉक्टर हमको। शक्ति द्विवेदी जी अभी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को मेरा पूरा पुस्तक वर्ड बाय वर्ड वो चेक करने का उन्होंने सहाय्य किया है। इसीलिए मेरे हिंदी में, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि हिंदी का 2 खंड में मैं पब्लिश कर रहा हूँ। अभी ये पहला खंड है और दूसरा खंड बाद में आएगा। तो इस खंड के बारे में बताइए कि ये इस खंड में क्या क्या अध्याय हैं और कहाँ तक इसे पढ़ा जा सकता है? इसमें जो ड्राइंग की है वो इंग्लिश में जो ओरिजिनल ड्राइंग थे वही लिए है मैंने, और इसका डिजाइन मैंने बनाया है। तो मैं एक्चुअली आर्टिस्ट नहीं, बट ये जो पहला चैप्टर है उसमें आदियोग का जो आदियोग सिस्टम का जो प्रयोजन है ना, वो दिया है। इसका प्रयोजन है हैप्पीनेस, आनंद। सब लोगों को आनंद मिलना चाहिए। जिसको खाने में आनंद मिलता है उसको क्या करना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, उसके लिए वो बताते हैं। जिसको मोक्ष में आनंद आता है उसको मोक्ष कैसे करना है वो बताते हैं। इसीलिए इसका प्रयोजन सिर्फ आनंद है। पतंजलि का प्रयोजन मोक्ष ही है सिर्फ, हमारे यहाँ वैसा नहीं। मोक्ष भी है और दूसरा जो आपको चाहिए वो सब आनंद आपको देने को ट्राई करते हैं इधर। बट वो आनंद देते समय प्रॉपरली कैसे करना है, ठीक तरह से कैसे लाना है। जैसे खराब आनंद है और उसके बाद दुख आने वाला है तो वो नहीं बताते। करेक्ट आनंद कैसे लाना है वो बताते हैं। तो ये पहला चैप्टर आनंद है। उसके बाद
सेकंड जो है, हर एक लोगों का आनंद अलग होता है। कोई लोगों को फ्यूजन म्यूजिक में आनंद आता है, कोई लोगों को क्लासिकल म्यूजिक में आनंद आता है, कोई लोगों को सिर्फ गाने में आनंद आता है, कोई को वादन में आनंद आता है। तो ये जो है ना, हर एक आदमी का जो आनंद का जो तरीका है, उसके लिए कौन सा हेल्थ लगता है। आपको फिजिकल हेल्थ लग रहा है, हाथ का हेल्थ लगता है, कब बॉडी का फिटनेस चाहिए या लेग का फिटनेस चाहिए, ये सब अलग अलग जो फैक्टर आते हैं ना, वो इधर लिखे हैं। और ये आदियोग सिस्टम बताया कि उसमें कौन सी तरह से हम हर एक आदमी को जो चाहिए उसका फॉर्मुलेशन करते हैं, ये इधर बताया है। उसके बाद ये मन, शरीर और आत्मा अभी बताया आपको मैंने। और ये जो है, ये बाहर की जो प्रकृति है, उसमें जो हम लोग जो प्रकृति में रहते हैं उसको तो छोड़ नहीं सकते है ना, प्रकृति में रहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन और प्रकृति चलाने वाला जो गॉड है उसका डेफिनेशन दिया है। और ये जो लास्ट चैप्टर है, 6 चैप्टर, ये 6 चैप्टर में सबसे पहले कौन सा भी आपका गोल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, सभी गोल के लिए हेल्थ लगता ही है, बिना हेल्थ का कुछ कर ही नहीं सकते। तो कितना हेल्थ होना चाहिए, कौन सा हेल्थ होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा ये कौन सा एक्सरसाइज चाहिए, कितना रेस्ट लेना चाहिए, ये सब हेल्थ में आता है। तो ये सब अभी ये जो दिया है, इसमें पूरा पर्सनल गोल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अभी सेकंड खंड में एक्चुअल प्रैक्टिस क्या करना है वो आएगी। इसमें अभी तक प्रैक्टिस नहीं दिया, इसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अच्छा अच्छा। तो ये जो पहला खंड आपका है, ये कितने पृष्ठों का है? ये अभी 150 पेजेस हो गया है। अच्छा, तो ये क्या पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है? हाँ, पुस्तक का पहले मैंने क्या किया, जैसे जैसे मैंने पार्ट बाय पार्ट किया, उसको ई बुक से प्रकाशित किया अलग अलग कंट्री में, जहां मैंने वो लिखा। उसके बाद अभी मैंने इसका लास्ट पोर्शन जो है वो भी पब्लिश किया था इधर 21 जुलाई को थाईलैंड में। अभी मैंने ये सब प्रिंट फॉर्म में पूरा तैयार कर दिया है। तो इसका पब्लिकेशन 2 दिन पहले हुआ थाईलैंड में, प्रिंटेड फॉर्म में। तो प्रिंटेड फॉर्म में पुस्तक तैयार है, अभी पुणे में उसके मल्टीपल कॉपीज करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप इसके दूसरे खंड और आगे जितने खंड इसके बन सकते हो, क्योंकि बहुत भारी भरकम और बहुत ज्यादा पृष्ठों की पुस्तक एक साथ आदमी पढ़ नहीं पाता आजकल, इतनी व्यस्तता हो गई है, चाहे जो भी कारण हो। लेकिन अगर 100 पेज 150 पेज की किताब अगर है, तो उसे थोड़ा रुक के ही पढ़े तो वो किताब जल्दी पढ़ी जा सकती है। बराबर। तो ये एक अच्छी योजना है आपकी, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी में इसके बारे में समझने का मौका मिलेगा, जो भी योग को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। तो इस तरह की पुस्तकें और इस तरह के ग्रंथ तो बहुत ही कम है हमारे यहाँ, और तो ये बहुत भी नॉर्मल जो साइज होता है, A4 साइज जिसको बोलते हैं, ये A4 साइज है, इसका हाफ साइज में बनाया है ऐसा, तो लोग कैरी करने में बहुत इजी होगा। जी जी। हाफ तो साइज ये जी जी, तो ये बहुत इसकी अच्छी बात मुझे लगी। तो बहुत बहुत 1 घंटे के ऊपर तक कार्यक्रम हो गया है, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोग जुड़े भी हमसे, और फिर इस पर और बात करेंगे हम किसी और कार्यक्रम में, क्योंकि लोग भी ज़्यादा लंबा होने पर कार्यक्रम फिर उगने लगते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए, शक्ति द्विवेदी जी जुड़ने की कोशिश काफ़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जुड़ पाए, रमेश पाठक जी नहीं जुड़ पाए। तो चलिए कोई नहीं, जितने लोग जुड़ पाए और जो लोग हमारे साथ अपनी टिप्पणियों के सहारे आते रहे, बीच-बीच में उनकी टिप्पणियाँ हमारा मार्गदर्शन करती रहीं, उन्हें भी धन्यवाद, और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको। और आप आए, भारत आए, पुणे आए, और फिर मुलाकात होगी, आपकी पुस्तक देखने का अवसर मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।